नमस्कार, न्यूज़ राइडर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जालंधर रेड क्रॉस भवन में आज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुस्लिम संगठन पंजाब के प्रधान नईम खान एडवोकेट की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील महमूद प्राचा, ऑल इंडिया लॉयर काउंसिल के महासचिव एडवोकेट शरीफुद्दीन और अरविंद सिंह सोहल, मेंबर लोक अदालत पंजाब, तरना दल के मुखी संत बाबा लखवीर सिंह उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर बात की गई उनमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा मुख्य विषय रहा है। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र अपने व्यापार और विविध तंत्र के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ न केवल विविधताओं का सम्मान किया जाता है, बल्कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दी है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, भाषा या समुदाय से संबंधित हो। भारतीय संविधान ने इस लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से मजबूत किया है और इसमें सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। इसी पर चर्चा के लिए आज वहां रेड क्रॉस भवन में कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी। लोग कौम की रहनुमाई करते हैं, तो इन तक बात पहुंचेगी तो कौम तक बात पहुंच जाएगी अपने आप। तो मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि आज हमने एक कोशिश की थी, मेरी दिली तमन्ना थी बहुत टाइम से कि मैं प्राचा साहब को जालंधर में बुलाऊं और आप सब लोगों को उनके जो ख्यालात हैं वो सुनवाऊं। मैं प्राचा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब इनको फ़ोन किया तो इन्होंने पहले फ़ोन पर ही मेरा फ़ोन भी उठाया, नहीं मेरा फ़ोन पिक नहीं कर पाए, फिर उन्होंने मुझे बैक कॉल की क्योंकि थोड़ा बिजी थे। थोड़ी देर बाद उनकी बैक कॉल आई और इन्होंने पूछा, फिर मैंने बताया और मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक मिशन है और हम पंजाब में संविधान को बचाने के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो इन्होंने तुरंत जालंधर आने के लिए हाँ कर दी। जोरदार तालियों बजाकर इनका इस बात पूरी इसी तरीके से सरफुद्दीन साहब को मैंने फोन किया, वो भी अपना कीमती वक्त निकालकर एक ही बार में उन्होंने हाँ कर दी और तुरंत अपनी कंसेंट दी और वो भी तशरीफ लेकर आए पूरी टीम के साथ। मैं आप सब लोगों का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग हर वक्त कांधे से कांधा मिलाकर जो मेरे साथ खड़े होते हो, उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, खाना भी रेडी हो गया होगा, आप लोगों को भूख भी लगी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में मेरे बड़े भाई, बड़े अजीज और हर वक्त मेरा साथ देने वाले संत बाबा लखवीर जी, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया गया। मेरे बड़े अजीज हैं और मैंने इनको दावत दी। तो मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक में फंस गए थे, बहुत जल्दी आए थे, बार बार इनका फोन आ रहा था। भोगपुर में कोई जाम लगा हुआ था, भोगपुर से आगे इनकी रिहाइश है, तो वहां से तशरीफ लेकर ये आए हैं विशेष तौर पर। तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत थैंक्स कर रहे हैं कि थोड़े तशरीफ लेके आए। मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब महमूद प्राचा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ माइक पर तशरीफ लेकर आए और हमारे जो आगे रहनुमा बैठे हैं और जो हमें स्टेज पर रहने बैठे हमें बताएं कि हम किस डायरेक्शन में काम करें, हमें डायरेक्शन दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम काम करने के लिए तैयार हैं। जोरदार सभी लोग खड़े होकर जोरदार महमूद प्राचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नईम साहब का और मुस्लिम संगठन पंजाब का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया इस अहम हमारे देश भारत के अहम हिस्से में आने का।
अहम क्यों है वो मैं अपनी तकरीर में अर्ज करूंगा। सैयद अली साहब का जो चेयरमैन है, मुबीन अहमद साहब, जब्बार खान साहब, मजहर आलम साहब, अमजद अली साहब, जथेदार लखवीर सिंह साहब, बिशप साहब, मैं नाम आपका भूल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, राज मसीह साहब, दिल्ली से हमारे साथ साथी सरफुद्दीन अहमद साहब जो गेस्ट हैं यहाँ पे, और अरिंदर सिंह सोहल साहब शर्मा जी, प्रेस, ईमानदार प्रेस के हमारे साथी, और सबसे अहम जो मैं थोड़ा हट के बात करता हूँ, इसलिए मुझे सुनने आए पंजाब के कोने कोने से बहुत ही अहम शख्सियत जो पंजाब नहीं पूरे मुल्क का नज़रिया बदलने में बहुत अहम इंशाल्लाह रोल अदा करेंगे आने वाले टाइम में, उनका सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज का टॉपिक बहुत अहम है, इंडियन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। अहम क्यों है और संविधान क्या है? थोड़ा मेरी बात अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो, क्योंकि मैं सुनेंगे तो मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं। देखिए, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को इस तरह के रास्ते बताए जो मुफीद थे, जो दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनसे पहले कई नबी और कई पैगंबर आए थे, उन नबी और पैगंबर की बात पे जिसने जितना अमल किया उतना फायदेमंद रहा, मुफीद उसको फायदा हुआ। और हर नबी, हर पैगंबर, हर महापुरुष ने, हर धर्म ने एक डॉक्यूमेंट दिया सबको। उसमें मजहबी बातें भी बहुत सारी हैं, उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक मैसेज, कुछ एक दो सोचों को छोड़ के, चाहे उन्हें मजहब कह लो या सोशल मूवमेंट कह लो, पॉलिटिकल मूवमेंट कह लो, सिर्फ एक दो नजरियात ऐसे हैं जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझते और इंसाफ और बराबरी के खिलाफ जाके बात करते। एक दो नजरियात हैं। मैं क्योंकि मुस्लिम हूं, अम्बेडकरवादी हूं, तो मैं मनुवाद के बारे में काफी तनकीद करता हूं, ज़ायनिज्म के बारे में काफी तनकीद करता हूं। तो मैं ज़ायनिज्म और मनुवाद किसको मानता हूं मैं शुरू में ही बता दूं। जो भी लोग कहीं भी हो, और पाकिस्तान में मैं क्योंकि ज्यादा आराम से लोगों को समझ में आ जाती है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देके, खासतौर पे अगर मुसलमान के मुंह से आ रहे हैं तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देना जरूरी हो जाता है जाहिलों को समझाने के लिए, वरना आमतौर पे मैं देता नहीं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये हो भी रहा है, मनुवाद भारत से भी ज्यादा पाकिस्तान में, वहां पे सिर्फ 22 फैमिलीज ने पूरे पाकिस्तान को का खून चूस रखा। जमींदारी प्रथा आज भी वहां पर मौजूद। तो मैं मनुवाद उसे कहता हूं जो इस सोच का मालिक है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता और सबके लिए बराबरी का हक नहीं होता।
सबको इज्जत से जीने का हक नहीं होता, उसे मैं मनुवाद और जायज़ मानता हूँ। तो मेरी तनकीद उन्हीं लोगों के लिए होती है, और वो किसी भी मजहब के, किसी भी हिस्से के, किसी भी जबान बोलने वाले हो सकते हैं। अब मैं भारत के संविधान पे आ जाता हूँ, और उससे पहले भी मैं अपनी बात बता दूं कि मैं, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे फिरके हैं, हर समाज में फिरके बन जाते हैं। फिरका कौन सा सही है या गलत है, या जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले को छोड़ दें। जो मेरी बात है वो इस्लाम का और हमारे संविधान का भी मैसेज, बुनियादी मैसेज, सोशल मैसेज क्या है? इंसाफ, बराबरी, मजलूमों की हिफाजत के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करना। ये हमारा कुरान भी कहता है, ये बाइबल भी कहती है, या गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है। ये सभी बुनियादी जो सोशल मैसेज है, हर एक अच्छी सोच का, हर एक जो दीनी सोच है या सुपरनेचुरल सोच है, वो ये कहती है इंसाफ और बराबरी सबके लिए। यही भारत का संविधान कहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंसाफ, बराबरी, इज्जत, विकास सबके लिए बराबर का इसी बुनियाद पर संविधान बनाया है। और इस मुल्क का मालिक हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को, हर एक वोटर को बनाया है। एक वोट का अधिकार का मतलब है हम सब लोग बराबर के इस मुल्क के मालिक हैं। और अब हम भारत मुल्क की बात कर लें। भारत जो देश है, अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। पूरी दुनिया के सरमाए का 1/4 से भी ज्यादा भारत के पास था। तो इस मुल्क में इतनी सलाहियत है, इतनी ताकत है कि वो सभी को खुशहाल रख सके, सभी को अच्छा रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत की जिंदगी दे सके। ये इस मुल्क की कैपेसिटी है। लेकिन आज हो क्या गया है? वो जो हुआ है वो मनुवादी मानसिकता की वजह से हुआ है कि सबका हक छीन कर अडानी, अंबानी, यूसुफ लुल्लू जैसे लोगों को दे। पहले भी होता था, लेकिन पिछले 10-11 सालों में ये बहुत ज्यादा हो गया। अब संविधान में जो सिस्टम है वो क्या है और माइनॉरिटीज क्या है, उसके अलग। संविधान में सिस्टम ये है हमारा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। 4 तरह के नौकर बनाए हैं हम मालिकों के लिए, यानी कि मुल्क के बाशिंदों के लिए, सिटीजन्स के लिए 4 तरह के नौकर बनाए। पहले नौकर है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर। ये पहले किस्म के नौकर है जो आप लोग 5 साल के लिए टेम्परेरी नौकरी देते हो। उनके वादों को देखकर वो एप्लीकेशन लगाते हैं अपने मैनिफेस्टो के जरिए कि मैं ये करूंगा, चांद तारे से सब तोड़ के आपके खिदमत में ला दूंगा इलेक्शन से पहले। उस बुनियाद पर आप उनको नौकरी देते हो 5 साल की। वो नौकरी तोड़ते हैं, अपनी नौकरी, अपनी जो वादे तोड़ते हैं, तो वो धोखेबाज और गद्दार होते हैं संविधान के, आपके भी और संविधान के भी। एक ये बात आप समझ लो। दूसरा है जो थोड़ा परमानेंट नौकर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो आपके चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके पुलिस ऑफिसर हैं, डीजीपी हैं, पटवारी हैं, ये सब, ये दूसरे तरह के नौकर। इनको भी आप तनख्वाह, इज्जत की जगह और बेनिफिट्स देते हो, क्योंकि वो जो पहले तरह के नौकर हैं उनके, वो जो पहले तरह के नौकर हैं वो आपकी आवाज पे काम करते हैं, आपके इशारों पे काम करते हैं, और काम करवाते, जो करने की जिम्मेदारी होती है वो दूसरे किस्म के नौकरों की होती है। उनकी इतनी भर हैसियत है, बड़ा सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, औकात नहीं कर रहा, फिर भी उनकी इतनी बार हैसियत है कि जो आप कहें वो आपके पहले वाले नौकर, उनके द्वारा वो काम कराए। तीसरी तरह के नौकर हैं जजेस, जुडिशियल सिस्टम में जो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रधानमंत्री जो है ना वो भी दूसरी तरह के नौकर हो, चीफ मिनिस्टर भी दूसरे जो कैटेगरी है नौकरों की उसमें आते हैं।
वो दोनों में आते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी है और वो लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। तीसरे तरह की नौकर है जुडिशरी वाले, जज। उनका क्या काम है, उनकी नौकरी क्या लगाई है संविधान ने, बाबा साहब के और आप लोगों ने मिलकर, देश के नागरिकों ने, उनकी नौकरी ये लगाई है कि अगर ये दोनों मिलकर भी, पहले दो नौकर कुछ गड़बड़ करें, मतलब पब्लिक की आवाज का मतलब ये नहीं कि अगर किसी तरीके से धोखाधड़ी से या इमोशंस में लाके या ईवीएम के जरिए से कोई सरकार बन जाए तो वो कहे कि जी हम इस इलाके में जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसको खत्म कर देंगे ना, भले ब्राह्मण कम्युनिटी 2% है, नहीं, संविधान बीच में आएगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके लिए ये तीसरे तरह के नौकर हैं, भले ही आपको 100 में से 100 वोट मिल जाए। ये तीसरी तरह के नौकर है। चौथी तरह के नौकर हमारे जासूस हैं, जो पत्रकार हैं। पत्रकार का मतलब ईमानदार पत्रकार होता है, बाकी सब क्रिमिनल्स या जो लफ्ज भी आपको आता है वो सब सोच लीजिएगा, मतलब वो होते ही क्रिमिनल्स हैं। उनका काम होता है कि ये तीनों नौकर आपके पहले वाले कोई भी गड़बड़ कर रहा हो तो वो आप तक पहुंचाए। और तीसरे तरह के नौकर जजेस के ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर नहीं, उनकी शख्सियत पे नहीं, उनकी जजमेंट पे तनकीद करना, यानी कि उसकी क्रिटिसिज्म करना, वो आप सब लोगों का फर्ज होता है। यानी आपका हक नहीं, फर्ज। फर्ज और हक में समझ वो फर्क भी समझना जरूरी है। ये आपका फर्ज है, ये आपको करना ही करना है, अगर आपको जजमेंट पसंद नहीं आती कोई को। इसीलिए यही ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो होता है, कोई भी जाए सुने जज ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अच्छे फैसले कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बुनियादी निजाम है जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, जो हमने बनाई है। और मैं शरफुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पूरे वकीलों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही लिमिटेड काम है, लेकिन उससे फायदा बहुत हो सकता है। हम नौकरों को नौकर की जगह और मालिकों को मालिकों की जगह बिठाने का काम करते हैं। अब वो क्या है, उसके लिए हम जगह जगह अपने ऑफिसेस खोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेवल पे, एमएलएस के लेवल पे, कॉर्पोरेटर्स के, ग्राम प्रधान के। एमपी एमएलए हमारे नौकर है, धोखा दे गए, वादा किया अब 5 साल तक हम अपना खून दिलाएं। ये बहुत बुनियादी बात मैं कर रहा हूं। या उनसे उनकी ताकत छीन लें 5 साल के दरमियान भी। ये मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है कि नौकर नौकर की तरह रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एमएलए साहब को फोन कर रहे हैं, एमएलए साहब मैं आ जाऊं, अरे 3 दिन बाद आना, ये वो, यह पब्लिक दरबार लगा के मिलते हैं बादशाह की तरह बैठ के, और बहुत एहसान करते हैं एमएलए एमपी साहब, मैं रोज मिलता हूं। अरे मालिक तुमसे मिलने आ रहे हैं तो एहसान मानो उनका। ये काम हम मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए करते हैं। अब अगर वो नहीं करते आपके काम, और ये सबसे बड़ी बुनियादी बात है, अगर हम इस चीज को जीत लेंगे तो हमारे देश का निजाम बहुत बेहतर हो जाएगा। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक एमपी एमएलए जो फोन से काम करा देता है, वो आप 150 लोग डीएम के ऑफिस के बाहर जाके, एसडीएम के ऑफिस के बाहर जाके, पटवारी साहब के ऑफिस के बाहर जाके, या एसएचओ साहब के ऑफिस के बाहर जाके भी इलाके के मुअज्जिज लोग, और मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन तो करता ही है, जो टीम बन जाती है हमारे जाके, वो थोड़ी मुश्किल पड़ती है, थोड़ी जद्दोजहद पड़ती है, लेकिन वो सारे काम एमपी एमएलए जो कराते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो आपको तरह तरह की दौड़ लगवाते हैं, तरह तरह की आपसे मिन्नतें करवाते हैं, वो आप खुद ही करा लोगे जाके। क्योंकि ये जो दूसरी तरह के नौकर, जो सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, काम तो इन्होंने करना है ना। आसान रास्ता ये था कि जो मालिक हैं उनके पहले नौकर आपके कहे बगैर, ये है उनका काम, आपके कहे बगैर जो बजट आता है इलाके के लिए, उससे काम करा के आपको बताएं कि हमने कर दिया। और कुछ मालिक, ये तो होता नहीं, मेरे ख्याल से होता है, आप बताते हो ये राशन कार्ड, अरे राशन कार्ड नहीं बन रहा, नलियां सड़कें नहीं बन रही, वो टेलीफोन लाइंस नहीं लगी, या जो भी बिजली करंट नहीं हुआ, स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, ये आपको बताने की जरूरत है। इनको किस लिए चुना है?
ये कितने कलफ के कुर्ते पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते भाई? तो जैसे ही आप ये अधिकार उनसे छीन लोगे, अपने काम खुद कराने लगोगे, तब अब जो और दूसरा करप्शन पे नजर रखोगे। ये आपका अधिकार है कि क्या बजट आया है आपके इलाके में, वो देखना, वो समझना और फिर उस पर अमल कराना कि ये बजट पास हो गया है। अगर इस चीज पे आप थोड़ी भी, ये थोड़ी आपको बोरिंग बात बताइए, लेकिन सबसे अहम बात ये है, मुल्क का निजाम ठीक करने के लिए, फिर आपकी वोट की असली वैल्यू होगी। अब मैं आ जाता हूं टॉपिक पे, माइनॉरिटी क्या होती है। और मैं पंजाब में खड़ा हूं, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि पंजाब एक ऐसा यूनिफाइड पंजाब, एक ऐसा जहां पे पाकिस्तान की जो मुल्क को तकसीम किया गया, जो वेस्टर्न पावर्स की ताकत के साथ मिलकर, जो मनुवादी ताकतें थी, और जिन्ना साहब जो थे वो अंग्रेजों के और वेस्टर्न पावर्स के एजेंट थे, जैसे आरएसएस एजेंट थे। तो आरएसएस और आपको नॉर्मल जो भले ही SC ST OBC और माइनॉरिटीज के अलग हटके जो लोग बचते हैं ना, उनमें भी आपको फर्क समझना पड़ेगा। आरएसएस अलग है और वो बाकी बचे हुए 10-12% लोग अलग हैं। तो आरएसएस, मोहम्मद अली जिन्ना और पूरी वेस्टर्न ताकतों ने मिलकर मुल्क की तकसीम कराई, क्योंकि अगर मुल्क तकसीम ना होता तो क्या होता, चाइना से बड़ा देश, बड़ा पावरफुल देश हमारा होता अगले 10 साल में, यूएस अमेरिका से बड़ा देश हमारा होता, रशिया से मजबूत और ताकतवर देश हमारा होता, पूरे यूरोप को कंबाइन करते तब हमारा देश ज्यादा पावरफुल हो। इस वजह से वेस्टर्न पावर्स की ये जरूरत थी उनकी, उन्होंने किया, उसके लिए आरएसएस का इस्तेमाल किया, और जो आरएसएस जैसे मुस्लिम संगठन उस समय बन गए थे उनका इस्तेमाल किया। लेकिन हम यहां पंजाब में खड़े हैं, 1942 के जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के, उसमें सर खिजर हयात खान और सर छोटू राम की गवर्नमेंट बनी थी, सेंट्रलिस्ट पार्टी थी, एक सेंट्रिस्ट पार्टी, जिसमें एक तरफ लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ लड़ रही थी मुस्लिम लीग। पंजाब के लोगों ने दोनों को वोट नहीं दिए, मुस्लिम लीग को भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं, सेंट्रिस्ट पार्टी को दिए, जिन्होंने ये कहा था कि मुल्क की तकसीम नहीं होनी चाहिए, उसी जगह से मुल्क को तकसीम कराया। पब्लिक नहीं चाहती थी। उसके बाद दंगे कराए, पब्लिक नहीं चाहती थी। ये सब बेकार की बातें हैं कि कौन यहाँ पे मर्जी से रह रहा है और कौन यहाँ पे चॉइस से रह रहा है। ये मुसलमानों के बारे में जो बोली जाती है ना बात, ये साजिश के तहत है, इसको मत बोला कीजिए। गए वो लोग जो वेस्टर्न पावर्स के एजेंट थे, या उधर से भी आए वो लोग जब वहां दंगे छिड़ गए, घरों में रहने की जगह नहीं, भाग के कहां जाते। तो किसी ने ना चॉइस की है, ना कोई तकसीम चाहता था, सब लोग जबरदस्ती कुछ लोगों को छोड़ के धकेल के भेजे गए, उधर से भी और इधर से भी। ये है हकीकत और सच्चाई। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरी बातें थोड़ी ध्यान से सुनने की होती हैं, थोड़ा अलग होती हैं। और मुसलमान इस बात का इल्जाम अपने ऊपर ये कह के ले लेते हैं कि हमारे पास चॉइस थी, जैसे हमने तकसीम कराई थी तो हमारे पास चॉइस थी। ऐसे जाहिल लोगों से सबसे पहले होशियार रहना। ये आरएसएस का नैरेटिव है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। और इसीलिए पंजाब का एग्जांपल सबसे जरूरी है। यहां पे पब्लिक के वोट थे कि तकसीम नहीं होनी चाहिए। सेंट्रिस्ट पार्टी ये साफ तौर पे कह रही थी, कोई मुसलमान, कोई भी मजहब नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिक्स से होगा। एक बात मेरी है। अब माइनॉरिटीज क्या होती हैं? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट थे, अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता, प्रपोज भी कर दिया जाता, तो मुल्क की तकसीम नहीं होती। क्योंकि मुसलमानों ने, जिनके लिए कहा जाता है कि मुल्क की तकसीम उन्होंने कराई, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने वाले मुसलमान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो वो तो उन्हें मानते थे। तो फिर तकसीम नहीं होती। ये भी एक बुनियादी बात है जो जहन में रखने की है। लोग भले ही कुछ भी हो जाता, तकसीम कराना चाहता।
नहीं तो मसला हल हो जाता ना बाबा साहब को प्रपोज करते, इधर के भी लोग तैयार, और जो मुसलमानों के ऊपर इल्जाम आ रहा था वो तो तैयार ही थे ना बाबा साहब के लिए। लेकिन मुल्क को तकसीम कराना था, उसका सबसे ज्यादा सबसे पहला नुकसान, उसकी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। हमने इस प्रोग्राम में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि मैं बहुत इसकी अहमियत इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं मुस्लिम नगर के चीफ एडिटर सैयद जुबैर अहमद साहब को और एक बहुत मायनाज रिपोर्टर जिनके 1-2 आर्टिकल रोज़ छपते हैं अखबारों में अंग्रेजी और उर्दू में, और सालार के ब्यूरो चीफ भी हैं अब्दुल बारी मसूद साहब, उनको भी मेरे साथ, जिससे ये प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों में न महदूद रह जाए, बल्कि इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़े। अभी प्रोग्राम जिस नौईयत का हो रहा है, ये बहुत कामयाबी के लिए इशारा करता है कि पूरा ये ऑडिटोरियम भरा हुआ है। ये इसलिए मेरे दिल के नज़दीक है कि हमने कुछ महीनों से तैयारी की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज राइट्स दिए हुए हैं उनके लिए कोई हराबल दस्ता बनाया जाए, एक ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो मुल्क की हकीकत को समझते हैं और उसकी जद्दोजहद में कुर्बानी दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं और साथ आ सकते हैं। तो हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की, उसका नाम रखा कंबाइंड एफर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज। थोड़ा बड़ा हो गया। इसको जब मैंने नईम साहब का मुझे खबर मिली और मैंने देखा कि उनका भी यही राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो वो जो काम कर रहे हैं वो कंबाइंड एफर्ट्स ही हैं और इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स की काम कर रहे हैं। मैं 32 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद 2016 में मुस्तकिल तौर पर जब दिल्ली आया तो मुझे वकालत के काम से ज़्यादा ये काम करना था। इसलिए मैंने 2019 में ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल बनाई, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स काउंसिल, और सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुआ करते थे पीवी सावंत साहब, उनके मशवरे पे इसका नाम रखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्लोगन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि चूंकि वकील इन्फोर्सिंग एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इससे मकसद भी यही होना चाहिए, क्योंकि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा मुल्क करता है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वकीलों के लिए ये जिम्मेदारी है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर जो मुल्क में हमें तजुर्बा हासिल हुआ, उसमें एक इशू ये आया कि हमें माइनॉरिटीज राइट्स का के लिए काम करना चाहिए। आपके लिए मैं एक पेश करता हूँ, एक दरखास्त है कि आप इस तरह से सोचना शुरू करिए कि इस मुल्क में हर इंडियन एक वक्त में माइनॉरिटी है, वो लसानी, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस। जो मेजॉरिटी है अपने सूबे में, जैसे बंगाली बंगाल में है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में है, या मलयाली मध्य केरल में है, लेकिन जब वो अपने सूबे से बाहर निकलते हैं तब वो माइनॉरिटी हो जाते हैं और हर शख्स अपने सूबे से बाहर निकलता है। इसलिए हर इंडियन एक वक्त में माइनॉरिटी है। इसलिए जो माइनॉरिटीज राइट्स का सेफगार्ड है वो हर एक को हासिल है। अब कुछ लोग इसमें परमानेंट, क्योंकि मुसलमान तो समाजी तौर पे इस मुल्क की मेजॉरिटी है, जब वो 15 से 20% है, अभी नया सेंसस आना बाकी है, लेकिन पिछले सेंसस में भी 15% है, और जो यहाँ का तबकाती निज़ाम है उसके हिसाब से मुल्क इतने तबके में बटा हुआ है कि सबसे बड़ा तबका तो रिलीजियस तबका मुसलमानों का ही, तो वो तो मेजॉरिटी है। लेकिन जो राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो माइनॉरिटी राइट्स है, तो माइनॉरिटी भी है, तो लीगली माइनॉरिटी है, सोशली मेजॉरिटी। इस जिम्मेदारी को मुसलमानों को समझना चाहिए। अब तशख्खुस की बुनियाद पर, यानी कि आइडेंटिटी की बुनियाद पर, वो सबसे नजदीक जो है सिखों के, क्योंकि सिखों की एक मखसूस और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है
यानी कि अगर कोई काम वो शुरू करें तो मुसलमानों और सिखों को जो तशख़्ख़ुस है, जो आइडेंटिटी है, उसको बनाए रखने के लिए सबसे पहले लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। इसलिए जो हमने एक मूवमेंट शुरू किया, उसमें हरावन दस्ते के तौर पे, सबसे पहले दस्ते के तौर पर हमने सिखों और मुसलमानों के बीच में कंबाइंड एफर्ट्स की शुरुआत की और उसकी पहली मीटिंग इस मूवमेंट की हमने चंडीगढ़ में की अभी 26 अक्टूबर को। इसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 40 लोग शामिल हुए, हर स्टेट से आए नुमाइंदे के तौर पे, और कई सिख भी आए केंद्रीय सिंह सभा भवन में। और फिर वहां से अगले रोज हम लोग गोल्डन टेम्पल में गए, जलियांवाला बाग भी गए, परेड भी कुछ लोगों ने देखी, और वापसी में हम एक दरगाह भी होते हुए थे और दिल्ली चले गए। वो मूवमेंट इतना कामयाब था कि हमें बहुत लोगों ने उसके बाद से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया कि वक्त की जरूरत है। और जब ये जालंधर के मूवमेंट के बारे में मालूम हुआ तो नईम साहब, हमारी जो हमने पहली मीटिंग की थी चंडीगढ़ में ऑल इंडिया राइट्स काउंसिल की, उसमें शामिल हुए थे, तो उन्होंने बताया और मैं बखुशी इसमें शामिल होने के लिए आया। आज जो हमारा मसला है वो एफर्ट्स को कंबाइन करने का है, क्योंकि मुल्क में जो ज़हन है वो तबकाती है, यानी इंतशार का है, हर आदमी अलग अलग है। और हमारा जो थीम हो सकता है वो एकता का हो सकता है, इत्तेहाद का हो सकता है, अपनी तरह के लोगों को साथ लाके लड़ाई को कंबाइन करने का हो सकता है। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि जो इस मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज बहुत हो गए, मुत्तहद बहुत हो गए। अभी हम ये शुरू जो कर रहे हैं कंबाइंड एफर्ट्स सिखों और मुसलमानों के बीच में, ये सिर्फ सिखों और मुसलमानों के लिए नहीं है, ये माइनॉरिटीज में ईसाइयों के लिए भी है, तमाम तरह के उन लोगों के लिए भी हैं जो वीकर सेक्शंस हैं। लेकिन इसकी शुरुआत या जो कुर्बानी देने की जिम्मेदारी है वो इन दो माइनॉरिटीज की है। वहां से हम धीरे धीरे आगे ले जाएंगे, और ये इसलिए भी जरूरी है कि मुसलमानों के लिए ये काम करना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है कि आपकी पोजीशन पंजाब में माइग्रेशन की बुनियाद पर है, जो आप मुंतकिल होकर आए। तो आपको पॉलिटिकल इंपावर्ड होने के लिए जरूरी है कि आप दूसरी माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करें। अब पंजाब में अगर ये काम अच्छी तरह से होता है तो इसका सीधा असर 6 स्टेट्स में होता है, यानी उसके असर में हिमाचल भी आएगा, उत्तराखंड भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, और आखिर में ये जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा। ये काम मुस्तक़बिल साजी का है, इसीलिए हम हालात हाज़िरा के जो मुश्किलात हैं उन पे कम बात करते हैं, हम मुस्तक़बिल की बात ज़्यादा करते हैं कि हम किस तरह से एक रास्ता निकालें कि हम पॉलिटिकली इम्पावर्ड हो जाए। क्योंकि पॉलिटिकली इम्पावर्ड सियासी शऊर हो गया, जैसे अभी हमसे पहले बात की गई कि अगर हमारा सियासी शऊर जाग जाए, हमारी प्रायोरिटीज जाग जाए और हम अच्छी तरह से काम करने लगे तो हमारे बहुत सारे मसले अपने आप तय हो जाएंगे। इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? सारे लोगों को मालूम है मुल्क में ADR की रिपोर्ट है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के 86% वोटर लिस्ट पे होते हैं, बाकी 14% गायब रहते हैं, गैर हाजिर रहते हैं। ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो माइग्रेशन में लोग होते हैं उनका एक दिल तो अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी जगह पे लगा रहता है, इसलिए वो पॉलिटिकली ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। जहाँ पे वो आते हैं, काम करते हैं, सारी जिंदगी गुजारते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। तो पहला तो ये होना चाहिए कि इसको अपना घर समझ के पंजाब को अपनी कम्युनिटी की इज्जत बढ़ाने के लिए और शिरकत बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर आपका नहीं होगा यहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वेलफेयर वर्क है उनमें, तो फिर आपकी इज्जत नहीं ज़्यादा हो पाएगी।
अभी सुबह मेरी एक मुलाकात हुई है एक साहब से, कंपनी चलाते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड आप देते ही होंगे, देना पड़ेगा, कानूनी जरूरत है। लेकिन उसी फंड को अगर आप चाहें तो यहाँ पर अदारे बनाने में शुरुआत कर सकते हैं और अपने जैसे लोगों को बहुत शामिल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, जो लोग उस फंड को देने के लिए लायबल हैं। अगर वो फंड आप इकट्ठा कर लें और आप अदारे बनाना शुरू करें, खास तौर से इदारों की जरूरत इसलिए है कि जो मुल्क का शरह है तालीम का, प्राइमरी एजुकेशन का, उसका रेशियो ये है कि 59% बच्चे दाखिला लेते हैं हमेशा, पूरे मुल्क के 59%, 59%। लेकिन जो मुसलमानों का दाखिला लेने का शरह है वो 62% है, यानी मुल्क के शरह से 3% ज्यादा है। सारे बच्चों को लोग अपने पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि इंटरमीडिएट तक जाने वाला जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा है। और जो एजुकेशन के करने के लिए लोग पहुंचते हैं, इसे मैं गुजारिश करूंगा वो भी आगे आ जाए। ये नहीं। चलेंगे वॉशरूम है। शेफों के हिसाब से मेरी गुजारिश है प्लीज आगे आ जाए। हाँ। अब मैं महमूद पराचा साहब से गुजारिश करूंगा इस सैफुद्दीन साहब को ऑनर करेंगे। तस्वीर लेकर आए, मैं गुजारिश करूंगा मोहन का पकड़ा हूँ मैं जैसे नाम और वो हाँ मुस्तकीम करीबी जी जो रायकोट बस्तियों से तशरीफ लेकर आए। मैं मलिक से मेरे साथी आरिफ खान साहब वो स्टेज पर आ जाए और लखमीर जी उनको ऑनर करें। एक फैसला थोड़ा खुल जाए, आप थोड़ा खुल जाए जी। अब मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बिशप जी राजकुमार मसीह जी उनको ऑनर करें। लीजिए आप दोनों का हाथ रखें ना, वही भाई से लग रहा है। मैं पीर आदिल शाह साहब से गुजारिश करूंगा वो आ गया है। आदिल शाह साहब जो जम्मू कश्मीर से तशरीफ लाए, सब ऑनर करेंगे। ये पीर आदिल शाह साहब बेसिकली जीएनटी से और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जमीर साहब जो मेवात से चलकर, मेवात हरियाणा से चलकर तशरीफ लाए और ये पीए रहे एडीजीपी साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव पंजाब का वोट फैयाज फारूकी साहब के पीए। जब इन्होंने वक़्फ़ को इन्होंने संभाला था, जो लोगों ने तारीफें दी है वो काम ये कर रहे थे पीछे से। आप
जरा उस गाड़ी को हटा लें। 0026 नंबर की कोई जी गाड़ी एक मोमेंट है। राइटर तो करण, न्यूज राइटर तो करण सेठी सारा लाइव चलाया प्रोग्राम मैंने फैसला में। जो आज का प्रोग्राम है रेड क्रॉस भवन में किया उसके बारे में कुछ बता दो। ये मुस्लिम संगठन पंजाब ने, एडवोकेट नईम साहब ने और दूसरे लोगों ने मिलके यहाँ पे एक पूरे पंजाब से मुस्लिम समाज के लोगों को बेसिकली बुलाया था और उसमें सिख संगत के लोग भी आए थे, क्रिश्चियन संगत के लोग भी आए थे, दूसरे भी जो शेड्यूल कास्ट संगत के लोग भी आए थे और दूसरे लोग भी आए थे। इसका टॉपिक ये था कि संविधान के हिसाब से सभी लोगों को उनके हक अधिकार जो आज नहीं मिल रहे हैं वो कैसे सबको दिलाए जाए। तो उसमें डिटेल में चर्चा हुई यहाँ पे आज और सभी ने एक तरीके से रेजोल्यूशन पास किया है कि अब जितनी भी वीकर सेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, यहाँ पे सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और जो बाकी भी जो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, मज़दूर हैं, वो सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने, इंसाफ और बराबरी सबके लिए, इज़्ज़त सबके लिए काम करेंगे। और जो बहुत सालों से पूरे देश में और ख़ास तौर पे पंजाब में जो पंजाब के साथ अन्याय हो रहा है उसमें ये सभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मजबूर किया जाएगा कि वो संविधान के हिसाब से जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से काम करें। मुस्लिम समाज के जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उनके दूसरे मसले हैं, ASI की मस्जिदों के मसले हैं, उसमें नमाज की परमिशन मिलनी चाहिए। जो उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको अपने आप इस्तेमाल कर पाएँ, आज़ादी से इस्तेमाल कर पाएँ और उसमें कोई चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग हों उसको उसमें चोरी ना कर पाए कोई। ये सब चीज़ों के लिए रेजोल्यूशन पास हुए हैं। ये भी हुआ है कि जो RSS और BJP यहाँ पे खालिस्तान का जो एक झूठा एक आंदोलन या एक हवा खड़ा करना चाह रही है उसको भी बेनकाब करना है, क्योंकि सबसे बड़े अगर देश के कोई देशभक्त कम्युनिटीज़ हैं तो मुस्लिम हैं, सिख हैं। सिख तो इतनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं देश के लिए कि उनके बारे में कुछ भी बोलना मैं समझता हूँ देशद्रोह के बराबर है। उनकी वफादारी पे शक करना देशद्रोह है। फिर भी RSS और BJP के लोग जो कर रहे हैं उसके खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ। जो बेइज्जती हुई है, मजहबी बेइज्जतियाँ जितनी भी हुई हैं उनको सख्त सज़ा दिलवाने के लिए ये सभी काम जब होंगे जब वकीलों की एक मजबूत टीम हर डिस्ट्रिक्ट में बने और वो हक अधिकार सबके लिए। पंजाब में ख़ास तौर पे क्योंकि शेड्यूल कास्ट समाज बहुत बड़ी संख्या में आता है तो SC/ST सब प्लान भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ पे सभी लोगों ने इकट्ठा किया कि शेड्यूल कास्ट, सिख और मुस्लिम समाज जो है, क्रिश्चियन समाज है, सबकी जो एक बेसिक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा कि सबका उसमें फ़ायदा हो सके, सभी लोग खुशहाल हो सके पंजाब। सर कुछ मुद्दे सर भी सवाल रहते है कि हैं। खड़गे जी रामलीला मैदान से कहते हैं कि अब जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव, कैसे देखते हैं? देखिए हम लोग तो बहुत दिन से EVM के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 5 जनवरी से तो पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। तो कांग्रेस के अंदर भी और दूसरी जगहों के अंदर भी बड़े बड़े जो संगठन है उसमें RSS ने अपने एजेंट्स घुसा रखे हैं। तो अब जब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र हो गया तो कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप ने भी रियलाइज़ किया कि अब सबसे बड़ा खतरा अगर देश की डेमोक्रेसी को किसी को है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, यानी कि निष्पक्ष चुनाव को खतरा है किसी से, तो बाकी भी चीज़ें हैं जो गड़बड़ करता है चुनाव आयोग और RSS और BJP के या दूसरे
धनाढ़ लोग। लेकिन अगर ईवीएम के खिलाफ पहले आंदोलन होगा, पेपर बैलेट से चुनाव शुरू हो जाएगा, तो कम से कम सबसे बड़ी धांधली खत्म हो जाएगी और चुनाव में काफ़ी हद तक निष्पक्षता आ जाएगी। बाद में जो पैसे का सवाल, जो पैसे में गड़बड़ी होती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ होती हैं, उसको भी बाद में निपटा जाएगा। लेकिन सर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। एनसीपी के नेता है जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये चोरी है, इसको हम पकड़ेंगे। मैंने ही अपने केस में ये डाल के ये ऑर्डर कराया था दिल्ली हाई कोर्ट से, खुद अपने नाम से ही, कि देश में जितने भी चुनाव होंगे उसमें ना सिर्फ फॉर्म 17C सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कैमरा जो वीडियोग्राफी होती है वो भी सुरक्षित रखी जाएगी। जिस भी चुनाव अधिकारी ने, मैं वार्न कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी और सब जगह, अगर ये रिकॉर्ड नष्ट करने की चेष्टा की, वो जेल जाएगा सीधा। ये मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, तो बिल्कुल संभाल के रखें। अभी हमने ये पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ऑर्डर कराया है कि यूपी में भी आप सारा डेटा, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और जो मतपत्र हैं वो 17C का फॉर्म और दूसरी जितने भी फॉर्म्स हैं सब सुरक्षित रखे जाएंगे। पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए अगर ईवीएम से ही चुनाव होगा तो मुझे पूरा खतरा है आरएसएस और बीजेपी यहाँ भी सरकार बना लेगी अगर मतपत्र से चुनाव नहीं हो। लेकिन सर, अगर जितेंद्र आव्हाड के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो 45 दिन तक मशीन रखी जाती है, अगर वो डिलीट है तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये सीधे सीधे राजीव कुमार जी ने कराया होगा, मोदी जी अमित शाह जी से मिलके। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन सभी अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही इसका प्रावधान मौजूद है। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वो आमंत्रित करके बुला रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है। कहते हैं कि टेम्पर करके दिखाएं। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए ना खास तौर पे सबूत सारे मौजूद हैं। हमने तो वीडियोग्राफी भी शुरू करा दी है। हम कल पंजाब में, आज हमारा यहाँ जलंधर में प्रोग्राम था, कल चंडीगढ़ में हम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी ईवीएम के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में बड़े आंदोलन की घोषणा करने के लिए। उसके बाद हम मुंबई जाएंगे, पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। अब सारी विपक्ष की पार्टियां भी सड़कों पे आएंगी। तो चंडीगढ़ में हम कल 3 बजे ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ के नाम से। कल सर, चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम आज तक कोई टेम्पर करके नहीं दिखाया है, सिर्फ बातें करते हैं। जब चुनाव आयोग हमारे हाथ में तो दे, हम करके दिखाएंगे। लेकिन मैंने जो रामपुर से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो इसी वजह से लड़ा था और मैंने सारी वीडियोग्राफी ली है किस प्रकार से, एक नहीं सैकड़ों वीडियोग्राफी और सैकड़ों चुनाव आयोग के अधिकारियों को ईवीएम में छेड़छाड़ करते हुए वीडियो हमने बनाई है। उसका हमने केस डाल रखा है। अगर चुनाव आयोग चाहता है तो मैंने कुछ वीडियो तो पब्लिक डोमेन में डाली है, मैं बाकी सैकड़ों वीडियो डाल दूंगा पब्लिक डोमेन में। चुनाव आयोग के खुद के अधिकारी ईवीएम में छेड़खानी करते हुए पकड़े गए हैं उसमें। लेकिन मोदी जी संसद में कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं होती है मशीन में। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। जब वो सच बोलते हैं तो हम सब लोग को 40,000 वोल्ट का धक्का लग जाता है बस। लेकिन कई साल हो गए, अब 11 साल से कभी 40,000 वोल्ट का धक्का लगा नहीं है। अब मोदी जी ने हर बात में अपनी झूठ बोला है। ये भी एक झूठ है। उनको आप उनकी हर बात के आगे ना लगा के पढ़ें तो उनकी बात का मकसद समझ सकते हैं। अजीत पवार के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवार हैं योगेंद्र। उन्होंने 137 ईवीएम पर शिकायतें दर्ज करी हैं, कैसे देखते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ 150 सीटें महाराष्ट्र में, 150 सीटें महाराष्ट्र की इलेक्शन दोबारा होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देती हैं और हम मजबूत कानूनी लड़ाई लड़के 150 सीटों पे 6-7 महीने में ही दोबारा चुनाव करा सकते हैं। चुनाव रद्द करके पंजाब के लोगों को मेरी बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन अगर सबसे मजबूत देश में कहीं से होगा तो वो पंजाब की बहादुर जनता ही करेगी। इस ईवीएम नामी जो जहर है देश की संविधान के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर, पंजाब के लोग ही आगे आके इसको ख़त्म कराएं। पंजाब का इलेक्शन पेपर बैलेट से हो, इसके लिए हम कल 3 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ वकील है दुष्यंत दवे, उन्होंने सीजीआई रहते हुए चंचल को लेकर कहा है कि उन्होंने माचिस जलाने का काम किया, आग जलाने का काम किया है, अन्याय किया है देश के साथ। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुष्यंत दवे साहब एक बहुत ही ईमानदार और इमोशनल आदमी हैं और वो करण थापर साहब के उस इंटरव्यू में रो तक पड़े। तो हम दुष्यंत दवे साहब को और संविधान से प्यार करने वाले सभी सीनियर वकीलों को और सभी देश के नागरिकों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग दुखी ना हो, रोए ना। हम आपके एक एक आंसू का बदला लेंगे। हम लोग अभी मरे नहीं हैं। हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन वाले और जितने भी लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो इस एक एक आंसू का
पूरा हिसाब किताब लेंगे जो हमारे सीनियर लोगों को मोदी जी और आरएसएस के लोग जो खून के आंसू रुलवा रहे हैं उसका हम बदला हिसाब किताब जरूर लेंगे। सर, आपने अपने भाषण में जिक्र किया है कि चंद्रचूड़ को लेकर आप एक्शन ले रहे हैं या एफआईआर कर रहे हैं उनके भाषणों को लेकर। उन्होंने एक बात कही थी कि बाबरी मस्जिद का फैसला उन्होंने नहीं किया, जजेस ने नहीं किया, बल्कि किसी बाहरी शक्ति के कहने पे किया। ये अपने आप में एक अपराध भी होता है और इससे बाबरी मस्जिद की जजमेंट जो है वो एकदम निरस्त हो गई। तो उसका हमने चंद्रचूड़ साहब के नाम से ही केस डाला है। जल्दी ही वो सुनवाई पे आएगा, जनवरी में उसकी डेट लगी है। तो चंद्रचूड़ साहब को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। संभल, अजमेर शरीफ, अब बधाई। नहीं, ये तो उनका 30,000, देखिए सबसे पहला मुस्लिमों के ऊपर अटैक है, फिर क्रिश्चियंस के ऊपर है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के तो 80,000 से ज़्यादा बौद्ध विहार बहुत पहले से तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद सिखों का नंबर आएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नंबर तो परमानेंटली चालू ही रहता है। तो इसीलिए आज की इस मीटिंग में भी यही हुआ है ना कि हम सब लोग SC ST माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBC एक साथ मिलके संविधान को ना सिर्फ बचाएंगे, मतलब किताब नहीं बचाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। हमारा तो सीधा सीधा नारा है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। हमने दूसरी बात भी जो ऐलान की है, मालिक को मालिक की जगह, यानी कि जनता को मालिक की जगह और नौकर जो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जजेस हैं, नौकरों को नौकर की जगह रखा। शुक्रिया।